ये जंग बिल्कुल हमारे हमसाए में है। इससे पहले हमने एक अफगान वॉर देखी है। जैसे ही ये सिलसिला शुरू हुआ, एक वीडियो आपकी नज़र से गुजरी होगी जिसमें इजरायली प्राइम मिनिस्टर बात कर रहे हैं कि ईरान के बाद नेक्स्ट टारगेट पाकिस्तान हो सकता है। इसमें कोई शक नहीं कि पाकिस्तान इस तरह की एस्केलेशन का अपने खित्ते में मुतहम्मिल नहीं हो सकता। दुनिया में आप पर हमला अगर कोई होता है तो वो अपना फैसला थोपना चाहता है आप पर। आपने नोट किया इजराइल और अमेरिकन प्रेसिडेंट उस दिन से यही कर रहे हैं। हमारे फील्ड मार्शल की एक मुलाकात हुई अमेरिकन प्रेसिडेंट से। अमेरिकन प्रेसिडेंट ने खुद बताया कि मेरी उनसे बात हुई है और उनसे बेहतर ईरान को कोई नहीं जानता। पॉसिबली पाकिस्तान रोल प्ले कर सकता है, लेकिन प्रॉब्लम एक और है, हमारे डिप्लोमेटिक टाई नहीं है इसराइल के साथ। ताफ्तान के बॉर्डर पर पाकिस्तानी एयरफोर्स फ्लाइट करती रही, गार्ड करती रही उस एरिया को। हम जो कर रहे हैं अपनी सर्वाइवल सॉवरेनिटी के लिए करेंगे। पाक फिजाइया आज भी उड़ रही है और आज भी रेड अलर्ट है। 60 दिन की टाइमलाइन अमेरिकन प्रेसिडेंट देते हैं, मुज़ाकरात हो रहे हैं और 61वें दिन अचानक हमला हो जाता है। जब भी नेगोशिएशन होती है, आप चाहते हैं कि आप ऐसा बंदा बैठा हो मेजर जो स्टाउंच मुखालिफ ना हो, वो ऑलमोस्ट 50% ऑलरेडी सॉफ्ट हो। फौजें सिर्फ दुनिया की किसी जगह के भी हो, पाकिस्तान की भी हो, इंडिया की हो, ईरान की हो, इसराइल की हो, स्टैंड अलोन नहीं लड़ती। मिलिट्री हार्डवेयर लेने से कुछ नहीं होता कि आपने कितने जहाज ले लिए। ईरान के पास, खा वो आप उसकी एयरफोर्स की बात करें या आप उसकी मिसाइल टेक्नोलॉजी की बात करें, कितनी कैपेसिटी है, कितने दिन मजीद अभी आपको लगता है अब देख के कि ये स्टे कर सकता है, फाइट बैक कर सकता है? जब से इसराइल बना है पिछले 78 सालों में, अमेरिका ने आज तक उसको मिलिट्री एड में $260 बिलियन का असला दिया। एवरी डे जो ईरान करता है, अब वो कह रहे हैं ना आपको कि 150 फायर करते हैं तो 10 पेनिट्रेट करते हैं, तो 90 को तो आपने मारा ना। किससे मारा? वो मिसाइल जो ज़मीन से फायर करते हैं इंटरसेप्ट करने, वो बहुत महंगे हैं। पर डे इसराइल को $280 मिलियन खर्चने करने पड़ रहे हैं एवरी नाइट। F-35 खुद अमेरिका ऑफर कर रहा है कि आप लें हमसे, बट इंडिया रिलक्टेंट है। क्या उसकी एक वजह ये हो सकती है कि अभी उसे ये कंफर्म नहीं है कि वाकई यहाँ पे ना गिरे हों, और मैं पहले राफेल में भी बेइज्जती करवा चुका हूँ, अब F-35 लेकर भी मेरे साथ वही हो जाए? इंडिया डबल माइंड तो नहीं हो गया कि वो खरीदें कि ना खरीदें, लेकिन मैंने रिसर्च की थी कि इंडिया F-35 क्यों नहीं खरीद रहा अपने शौक में, कि यार जब इतना ज़बरदस्त पोर्टेंट जहाज़ आपको ऑफर हो रहा है तो आप क्यों नहीं खरीद रहे। इंडियन एयरफोर्स ने कैलकुलेट किया, उन्होंने कहा कि खरीदने में नंबर 1 महंगा जहाज़ है, दुनिया का सबसे महंगा जहाज़। दूसरी बात मैंने कैलकुलेट किया कि इसकी जो पर आवर फ्यूल कॉस्ट है और मेंटेनेंस कॉस्ट है वो 30 लाख रुपए इंडियन है। ईरान के अंदर खुफिया एजेंट का ऑपरेट करना इतना आसान कैसे और क्यों है? बहुत एंटी गवर्नमेंट लोग मौजूद हैं जो फैसिलिटेशन करते हैं। मैंने पढ़ा था कि ड्रोन की तो पूरी बिल्डिंग उन्होंने ली हुई थी और किसी को पता नहीं था कि कहाँ से फायर। अहमद निजाद प्रेसिडेंट था ईरान का, जब वो रिटायर हुआ तो उसने एक इंटरव्यू में कहा, CNN ईरान को उसने इंटरव्यू दिया था, हमने मुसायद की एक्टिविटीज़ रोकने के लिए एक फोर्स बनाई और कुछ अरसे बाद मुझे पता लगा कि जो हमने हेड बनाया है उसका वही मुसायद का एजेंट है। ईरान के अंदर एक तो ईरानियन आर्मी है और एक है पासरान इनकलाब। इन दोनों के हेड्स को इजराइल ने एलिमिनेट किया और फिर ट्रांसफर ऑफ पावर जिस तरह से हुआ। एक ऐसी सिचुएशन जहां पे इजराइल या अमेरिका भी इस जंग में अब आ जाता है। पासरान इनकलाब इस रिजीम को प्रोटेक्ट कर रही होगी जिसमें आयतुल्ला खामनाई हैं, इन लोगों को, या ईरानी लोगों को प्रोटेक्ट कर रही होगी? ये बड़ी यूनिक कॉम्बिनेशन है। ये मैंने भी पढ़ने की कोशिश की कि ये पासरान इनकलाब और आर्मी और नेवी और एयरफोर्स, उनके स्पिरिचुअल बैकग्राउंड और लोगों का फेथ उनके होने की वजह से और आयतुल्ला ख़ुमैनी की इतनी स्ट्रगल या एक रिगार्ड इतना ऊंचा होने की वजह से उनका बहुत बड़ा रुतबा है। मेरा ख्याल है ये एक डिफरेंट कॉम्बिनेशन है जो दुनिया में शायद कहीं भी प्रैक्टिस नहीं है। अमेरिका इस जंग में बाकायदा तौर पर कब उतर सकता है? पॉलिटिकल और एथिकल ग्राउंड्स पे उनको नहीं आना चाहिए की बात करो, क्योंकि पॉलिटिकल अमेरिकन प्रेसिडेंट ने बयान दिए थे मैं जंगें बंद कराऊं, और एथिकली जब दो लोग लड़ रहे हैं ऑलरेडी, बजाय उनको आप बंद कराने के, और जब आपका स्टैंड रहा है कि मैं बंद कराऊंगा तो आप खुद कूद पड़े। और यहाँ तो रोज क्रेडिट लेते हैं, रोज नरेंद्र मोदी को आईना दिखाने बैठ जाते हैं। पंजाबी दी मिसाल है, छेड़ रख ली उन्होंने। रोज छेड़ते छेड़ते। जंग के बाद या इसके दौरान भी इंडिया ज़्यादा नुकसान में होगा या ईरान? इन दोनों के आपसी जो ताल्लुकात हैं, इस सिचुएशन में, पिक्चर में आप इंडिया को कहाँ देखते हैं? ज़्यादातर ईरान ने रिलाई किया था एक इराक पर और एक हिंदुस्तान पर। इराक खामोश है, ऑलमोस्ट साइलेंट है, कोई खास सपोर्ट नहीं मिल रही, सिर्फ ये कहा कि एयर स्पेस हम बंद कर देंगे, और कहा नहीं ना, वेस्ट को और इसराइल को कहा कि देखें हमारी एयर स्पेस ना इस्तेमाल करें, कहने किया, और उनके पास कैपेसिटी भी तो नहीं। मेरा ख्याल है जब भी जंग बंद हो तो जो मैंने पहले सवाल किया था कि ईरान खुद भी आजकल सोच रहा होगा, ईरान को जंग के बाद भी सोचना चाहिए कि उसने कैसे दोस्त चुने थे। क्या इसराइल ये समझ रहा था कि वो रात गए ईरान पर अटैक करेगा और फिर ईरान घुटने टेक देगा और आकर माफ़ी मांग लेगा? या ये भी हो सकता है कि इस खित्ते के अंदर जंग की सूरत हाल मज़ीद तूल पकड़ती है तो इस बड़े प्लेयर चीन, रूस, क्या वो भी इस जंग में आ सकते हैं? पाकिस्तान के बॉर्डर पर ये जंग है, यानी साद ईरान है। क्या पाकिस्तान को किसी किस्म का थ्रेट हो सकता है? ये पाकिस्तान का किरदार जंग ख़त्म करने के हवाले से क्या हो सकता है? ऐसे बहुत से सवाल हैं
जो हर पाकिस्तानी के जहन में है, जो ईरान और इसराइल के इस वॉर को, इस कॉन्फ्लिक्ट को देख रहा है। मैं हूं मोहम्मद आज़म और इन सवालात के जवाबात ढूंढने के लिए हमने आज ज़हमत दी है एयर कमोडोर खालिद चिश्ती साहब को। बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। जो पाकिस्तानियों के जहन में सबसे पहला सवाल है, उसी से शुरू कर लेते हैं। ये जंग बिल्कुल हमारे हमसाए में है। इससे पहले हमने एक अफ़गान वॉर देखी है, हमने उसमें अपने फ़ौजियों की जानें दी हैं, अपने सिविलियंस की शहादतें हमने दी हैं। क्या इस जंग से किसी सूरत पाकिस्तान को कोई ख़तरा हो सकता है? और मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि जैसे ही ये सिलसिला शुरू हुआ, एक वीडियो आपकी नज़र से गुजरी होगी जिसमें इजरायली प्राइम मिनिस्टर बात कर रहे हैं कि ईरान के बाद नेक्स्ट टारगेट पाकिस्तान हो सकता है। अगर नरेंद्र मोदी की तरह वो जंगी जुनून में कोई गलती कर ही बैठते हैं तो फिर हमारी तैयारी उससे कितने गुना ज़्यादा होगी? बहुत शुक्रिया आज़म साहब, मुझे इनवाइट करने का और आप यहाँ तशरीफ़ लाने का। देखिए, दुनिया में जब भी आपके नेबरहुड में जंग होती है, इसमें कोई मुश्किल बात नहीं है समझना कि ये बड़ी चैलेंजिंग होती है। और पाकिस्तान की सूरत हाल दूसरे मुल्कों से बहुत मुख्तलिफ है। मुख्तलिफ इस तरफ है कि हमने इतने लंबे कई 100 किलोमीटर का हमारा बॉर्डर अभी ठंडा नहीं हुआ ईस्टर्न साइड पे इंडिया के ख़िलाफ़। KPK और बलूचिस्तान के अपोजिट आपने देखा होगा कि अफ़गानिस्तान से भी वो कंफर्ट लेवल नहीं है जो होना चाहिए हमारा। और ये तीसरा एक बॉर्डर है जो हमारे को, इसमें कोई शक नहीं कि पाकिस्तान इस तरह की एस्केलेशन का अपने ख़ित्ते में मुतहम्मिल नहीं हो सकता। अब कॉन्सिक्वेंसेस क्या है? देखिए, दुनिया में आप पर हमलावर कोई होता है तो वो अपना थोपना चाहता है आप पर फ़ैसला, अपना इम्प्रेशन, या आपको मजबूर करना चाहता है कोई ऐसा फ़ैसला करने पर जो आप वैसे नेगोशिएशन में नहीं मान रहे। ईरान का भी यही हुआ। ईरान का उन्होंने पूरी कोशिश की कि वो हमें उनको ये न्यूक्लियर से हटाएं, लेकिन नहीं हटा सके। उन्हें यूज़ ऑफ फोर्स किया। अनएथिकल है, तो किसी सॉवरेन मुल्क को आप नहीं कर सकते। लेकिन पाकिस्तान की फ़र्क दोनों में ये है कि मुल्क रिस्पॉन्ड करते हैं अपनी दो वजह से। आपकी वॉर फाइटिंग कैपेबिलिटी डिपेंडेंट होती है वॉर फाइटिंग स्टेमिना के ऊपर। ठीक है। और वॉर फाइटिंग स्टेमिना होता है आपके फोर्स गोल्स के ऊपर कि आपने अपने फोर्स गोल्स क्या सेट किए। और फोर्स गोल सेट होते हैं आपकी दुश्मन की तैयारी को, उसकी कैपेबिलिटी को देखते हुए। बिल्कुल ठीक है। तो ये रिवर्स इंजीनियरिंग है। हमने आज तक, आपने नोट किया होगा, हिंदुस्तान के ख़िलाफ़ तैयारी की। बिल्कुल। मई के पहले हफ्ते में और पहले 10 दिनों में हमने देखा हमारी इंटेंशंस भी क्लियर थी कि हमने क्या करना है, हमारे फोर्स गोल्स भी क्लियर थे, हमारी स्ट्रैटेजी भी क्लियर थी, और रिस्पांस भी आपने और फिर जो किया वो दुनिया ने देखा। वो दुनिया ने देखा। और वो क्यों दिया? आज़म साहब, दुनिया में हर मुल्क जब इस तरह का एडवेंचर करता है तो उसका एक मकसद होता है। उसका ये मकसद होता है कि आप पर वो प्रोहिबिटिव प्राइस इम्पोज करे, आपको वो कीमत दिखाई जाए या देखने पर मजबूर कर दिया जाए कि अगर आप ये मेरी बात नहीं मानेंगे तो आप इसमें ये करूँगा। आपने नोट किया, इजराइल और अमेरिकन प्रेसिडेंट उस दिन से यही कर रहे हैं, या मान जाएं आपको पता नहीं क्या कुछ आ रहा है। हिंदुस्तान ने हमारे साथ क्या किया, मैं कोरिलेट इसलिए करता जा रहा हूं ताकि आपके व्यूअर्स आसानी से, और वो इजी भी रहेगा क्योंकि कभी वो 3 हफ्ते पहले की बात है, 4 हफ्ते चंद हफ्ते उन्होंने कहा पानी खून इकट्ठा नहीं बहेगा, यूं कर देंगे, ऐसा सबक सिखाएंगे, घुसकम मार देंगे, ये कर देंगे, जो करना था होता। क्या था वो सारा कुछ? वो ये था, पहले साइकोलॉजिकल वॉरफेयर शुरू होती है, आपको मेंटली तौर पर डिफीट किया जाता है कि आपकी सलाहियत ही नहीं है लड़ने की, चाहे वो ईरान हो चाहे पाकिस्तान हो। यही हुआ हमारे साथ। हमने जब 7 तारीख को किया या उससे पहले जो कुछ किया, हम वॉर डिटर कर रहे थे। बिल्कुल ऐसा। हम हिंदुस्तान को खौफजदा कर रहे थे कि जो कीमत तुम हम पर इम्पोज करना चाहते हो तुम्हें उससे ज़्यादा कीमत देनी पड़ी, और वो फिर दी भी। 10 तारीख को क्या हुआ, वो 9 तारीख का शाखसाना था। 9 तारीख को हिंदुस्तान ने हम पर जब हमला किया, पहले 2 दिन ड्रोन मारे, उनकी एयरफोर्स ग्राउंड हो गई, जो हमें अब पता लग रहा है। 7 तारीख को हमने प्राइस एक इम्पोज की खौफ की शक्ल में, 6+0 करके, लेकिन नहीं समझ आई, उन्हें ड्रोन मारे। फिर आपने देखा 10 को पाकिस्तान ने क्या किया, पाकिस्तान ने एक प्रोहिबिटिव प्राइस इम्पोज की हिंदुस्तान पर, जिस पर सीज फायर हुई। बिल्कुल ठीक। अब आते हैं वापस ईरान। मैंने इसलिए रिलेट किया कि व्यूअर बेहतर समझ सके कि ये एक इम्पोज की जाती है। अगर वो दुश्मन दे सके या दूसरा मुल्क दे सके जिस पर इम्पोज, तो जंग जारी रहती है। अगर वो समझे कि नहीं ये ज़्यादा हो गई है कीमत, तो फिर वो वापस आ जाता है सीज फायर पर। बिल्कुल ठीक। ईरान पर इतने दिनों से यही हो रहा है। पहले दिन उन्होंने क्या किया, वन ऑफ द बिगेस्ट ब्लो, जो पंच जिसको कहना, अगर बॉक्सिंग रिंग की बात करें तो पंच था जो पहले दिन हमला हुआ। उनकी मिलिट्री कमांड और न्यूक्लियर कमांड जो थी उन्हें एलिमिनेट किया। सिर्फ वो नहीं किया, 200 जहाज़ इसराइल से टेक ऑफ करते हैं। ज़ाहिर है वो 200 जहाज़ स्टैंड लोन नहीं होते, उनके साथ एयर टू एयर रिफ्यूलर होते हैं, जैमर्स होते हैं, एयरबोर्न अर्ली वार्निंग्स होते हैं, सब कुछ होता है।
कहाँ से उड़कर आए? इजराइल से क्रॉस किया उन्होंने 2 या 3 अरब मुल्कों में से, मिडल ईस्टर्न कंट्री, जॉर्डन, पॉसिबली इराक, शॉर्टेस्ट रूट बनता है। नीचे ज़मीन पर उन्होंने क्या किया? अपने ही प्लांटेड लोगों के ज़रिए सैबोटाज करवाया, और ना सिर्फ ड्रोन लोकली फायर किए ईरान के अंदर से उनके एयर डिफेंस नेटवर्क पर, अपने सेटअप में से इंफ्रास्ट्रक्चर, ड्रोन ईरान के अंदर से फायर हुए, अंदर से फायर किए गए। ओके। यानी उन्होंने ना सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग कर रहे थे, उन्होंने अपने लॉन्चिंग पैड्स भी ईरान के अंदर बनाए हुए थे, तो अंदर से लॉन्च किए। मोसाद के एजेंट्स ने सिर्फ इंफॉर्मेशन इंटेलिजेंस की नहीं दी, एक होती है इंफॉर्मेशन देना और एक होता है एक्शन बेस्ड इंटेलिजेंस देना। इंफॉर्मेशन देना है कि आजम साहब आज मेरे घर बैठे हैं, ठीक है। एक्शनेबल ये होता है कि उनके साथ करना क्या है, अगर कुछ कर गुजरे तो वो एक्शनेबल हो जाती है। ओके। तो इनकी इंटेलिजेंस इतनी स्ट्रांग थी और इतनी मौसर थी, जिसका अनफॉर्चुनेटली ईरानियों को नहीं खबर थी, कि ना सिर्फ उन्होंने इन्फॉर्मेशन दी, बल्कि जब उनको ये कहा गया कि ये लीडरशिप को एलिमिनेट कर दो, तो उन्होंने न्यूक्लियर साइंटिस्ट को एलिमिनेट किया या टारगेट किया, उन्होंने पॉलिटिकल लीडरशिप को टारगेट किया, उनके आर्मी चीफ को किया और टॉप मिलिट्री जनरल्स को शहीद किया। ये सब कुछ क्या हुआ पहले दिन? ये मैं प्रोहिबिटिव कॉस्ट इंपोज करने की बात करूं। पहले दिन ईरान को बताया गया कि दिस इज द प्राइस, और आपने नोट किया होगा अमेरिकन प्रेसिडेंट से लेकर सबने कहा ये है प्राइस, अगर तुम करोगे तो तुम्हें ये कीमत, अभी भी सरेंडर करो, इंस्पेक्शन खोलो, फलां करो, फलां करो, फलां करो। तो ये मैंने पहले बैकग्राउंड और एक सिनेरियो आपको अर्ज करने की कोशिश कि ये प्राइस इंपोज करने की उन्होंने कोशिश की। और आज भी तो ईरान ने क्या किया? आखिरी जुमला इसके ऊपर मेरे तरफ सवाल के जवाब में ये, फिर ईरान ने रिटेलिएट क्या किया? ईरान ने बहुत ज़बरदस्त कम बैक किया, मेरी एक्सपेक्टेशन से एज अ मिलिट्री स्टूडेंट बहुत ज़्यादा कम बैक किया और जल्दी किया, बिकॉज इतनी बड़ी एलिमिनेशन हो जाए आपकी लीडरशिप की। और देखें, एक होती है ट्रांजिशन होना, एक होता है इंस्टीट्यूशनलाइज्ड ट्रांसफर ऑफ पावर। आप चेयरमैन हैं, कल मैं बन गया, आपने मुझे बताया कि ये कर लेना, मैं कहूँगा जी कर लिया, ठीक है। इस तरह एलिमिनेट कर देना कि बताने वाला ही कोई ना हो, बताने का मौका भी नहीं मिला। दिस इज कॉल्ड द इंस्टीट्यूशनलाइज्ड ट्रांसफर, नहीं हुई इनकी। ठीक हो गया। उसके बाद कम बैक किया। ईरान ने जो 150 ड्रोन मारा पहली रात इजराइल पर, ईरान ने किस सिनेरियो में किया? ईरान ने भी यही बताना चाहा था कि अगर तुम हम पर हमला करोगे तो आपके लोगों को, सिविलियन को, इंफ्रास्ट्रक्चर को मिलिट्री हमला करेंगे, करना पड़ेगा। बिल्कुल ठीक। दिस इज द बैकग्राउंड। और अगर अब इसराइल अपने जंगी जुनून में ये कहीं उनको ख्वाब में ये ख्याल आता है कि हम पाकिस्तान के ऊपर ये प्राइस इम्पोज करने की कोशिश करें, मैं चूँकि भी आपने कंपेयर किया इंडिया पाकिस्तान की सिचुएशन को, तो वहाँ हम पहले उन्हें बताते रहे कि हम जंग नहीं चाहते, लेकिन अगर आप हमारी सॉवरेनिटी के ऊपर अटैक करेंगे तो फिर रेस्ट इज़ द हिस्ट्री। तो अगर ये कोशिश की जाती है तो यहाँ पर भी सेम सिनेरियो होगा, इतना ही भरपूर जवाब दिया जाएगा। मैं 1980-81 में जब फाइटर पायलट बना तो मेरी ड्यूटी लगी रावलपिंडी पे, एयरबेस, नूर खान एयरबेस पे, ठीक है, और कई साल ऑफ एंड ऑन आती रही। ड्यूटी का मकसद ये था कि न्यूक्लियर प्लांट को प्रोटेक्ट करना जो काउटा का है। उस वक्त एक ही प्लांट होता था, ज़ाहिर है नई नई लेबॉर्ट्रीज सेटअप हुई थी, इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था, ठीक है। वन लाइन हमारी ड्यूटी थी टू प्रोटेक्ट काउटा न्यूक्लियर प्लांट। ओके, ठीक। और थ्रेट क्या थी? थ्रेट उस वक्त इंडिया और इसराइल। थैंक यू, आई गॉट योर आंसर। मुझे तो उस वक्त से था। और पिछले 45 सालों में इसराइल ने क्यों हिम्मत नहीं की? अब मैं आपको बात का वो जवाब देता हूँ, क्यों हिम्मत नहीं की। उसको पता है कि प्रोहिबिटिव प्राइस पाकिस्तान ने क्या इम्पोज करनी है, उन्हें ये अंदाजा है, ये आइडिया है। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, एक चीज़ जो भी एक बहुत रीसेंट डेवलपमेंट है, हमारे फील्ड मार्शल की एक मुलाकात हुई अमेरिकन प्रेसिडेंट से, और वहाँ भी ये जिक्र किया, जो अमेरिकन प्रेसिडेंट ने खुद बताया कि मेरी उनसे बात हुई है और उनसे बेहतर ईरान को कोई नहीं जानता। सो आप ये देख रहे हैं कि आने वाले दिनों में इस कॉन्फ्लिक्ट में पाकिस्तान की तरफ से कोई ऐसा सालिस कोई रोल प्ले किया जा सकता है, क्योंकि हम भी चाहते हैं कि जंग तो नहीं होनी चाहिए, बातचीत के जरिए मामला तय कर लें। डिपेंड करता है, मैंने जैसे अर्ज किया ना, वॉर फाइटिंग स्टेमिना कितना रह गया ईरान का। नेगोशिएशन उस वक्त आती है जब मुझे पता हो कि मेरी पॉकेट में अब कोई गन में बुलेट्स रह नहीं गई ज़्यादा, इस पर डिपेंड करेगा। देखिए, जब पहले दिन उन्होंने इम्पोज किया था वो यही था, कोई सरेंडर करे, ओपन करे, सजेशन, सारा कुछ करे। लेकिन हिस्ट्री देखें ना, वेस्ट की हिस्ट्री देखें, ब्रीच ऑफ ट्रस्ट या लैक ऑफ ट्रस्ट बहुत बुरा है। बिल्कुल ठीक है, बुरा है। मैं आपको क्विक रन डाउन करता हूँ, फिर मैं पाकिस्तान पे आता हूँ। बिल्कुल ठीक है। देखिए, जब ये न्यूक्लियर प्लांटेशन इसमें था प्रोग्राम में, तो 2015 में उसको कहा गया, सब लोग जानते हैं, मैं रिफ्रेश कर रहा हूँ सिर्फ। 2015 में ईरान को एक डील कराई गई न्यूक्लियर की, कहा गया कि आप 24 घंटे 24/7 इंस्पेक्शन के लिए खोलेंगे। बिल्कुल है, हमारे लिए मान जाए। ईरान ने उस वक्त तक 20% यूरेनियम एनरिचमेंट की हुई थी उस वक्त तक, ठीक है। उनको कहा गया 3.6 पर वापस जाए, ईरान चला गया, एग्री कर लिया उसने। एग्री कर लिया। 2015 से लेकर 2018 तक इजराइल की इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी कमीशन ने 10 दफ़ा विजिट करके रिपोर्ट दी 3 साल में, और 10 के 10 अंदर लिखा हुआ है कि ईरान अब शामिल नहीं है न्यूक्लियर रेस में।
वो वेपन नहीं बना रहे, नहीं बना रहा। बिल्कुल ठीक है। होगा 3.6 पे आपने कर दिया। 2018 आता है, अमेरिकन प्रेसिडेंट यही ट्रम्प है, यूनिलैटरली वन साइडेड उस एग्रीमेंट को कैंसिल कर दिया। बिल्कुल ऐसा हुआ। ठीक, जब एग्रीमेंट हुआ था तो यूरोप, फ्रांस, जर्मनी, अमेरिका ये सब ना सिर्फ सिग्नेटरी नहीं थे, गारंटियर्स थे। तो जब उन्होंने रिवोक किया कि नहीं है हम इसको मानते, तो किसी से नहीं मशवरा किया, सारों ने बुरा मनाया ठीक कि आपने वन साइडेड क्यों रिवोक कर दिया। 3 मुल्क खुश हुए कि बहुत अच्छा किया। एक तो इसराइल होगा, नहीं, इसराइल तो खुश था ही, सऊदी अरब, बहरीन एंड यूएई ऑफिशियल। ओके, अब बताइए, अब क्लैरिटी आ रही है। तो पहले आपने ट्रस्ट ईरान का ख़राब किया हुआ है। मैं इसलिए आपको अर्ज़ किया कि यूनिलैटरली कर दिया, नेबरिंग मुल्क खुश हैं कि अच्छा किया, कैंसिल कर दिया। लेकिन जब ईरान दोबारा जाता है तो फिर आप एक और जो बड़ा ज़रूरी है पॉइंट डिस्कस करना, वो ये है कि नेगोशिएशन के दौरान आप हिट नहीं करते जी। ये भी अनफोर्सीन है। मैं नहीं फोर्सी कर रहा था, अनएक्सपेक्टेड, अनएथिकल आई वुड से। जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ फिर कैसे मैं फायर कर सकता हूँ आप पे? जब नेगोशिएशन फेल होती है, जब आप मेरी बात नहीं मान रहे, राइट और रॉन्ग की तो मैं बात नहीं अभी करता, राइट और रॉन्ग की नहीं करते। जब नेगोशिएशन हो रही है, आप कह रहे हैं ये सफ़ेद है, मैं कह रहा हूँ ये काला है, जब तक नेगोशिएशन चल रही है, आई डोंट शूट, यू डोंट शूट। ये नहीं होता कि आप एक तरफ मुज़ाकरात में लगाएं उसको और उस दौरान कहें कि नहीं इतने घंटे थे तो फायर, वो भी गलत है। तो ईरान का ट्रस्ट की मैं ट्रस्ट को लिंक कर रहा हूँ। मैं जो समझा हूँ कि ईरान का ट्रस्ट इस हद तक ब्रीच हो चुका हुआ है कि वो नेबरिंग फ्रेंडली इस्लामिक कंट्रीज़ को भी ट्रस्ट नहीं कर रहा होगा इसमें, और वेस्ट को तो वैसे भी ट्रस्ट नहीं कर रहा होगा। पॉसिबली पाकिस्तान रोल प्ले कर सकता है, लेकिन प्रॉब्लम एक और है, हमारे डिप्लोमेटिक टाई नहीं है इसराइल के साथ। इसमें 2 पार्टियां कौन इन्वॉल्व हैं? ईरान और एक से एक को हम रिकग्नाइज ही नहीं करते। तो पॉसिबिलिटी है कि शायद अमेरिका के थ्रू हो जाए नेगोशिएशन, अगर पाकिस्तान आए बीच में बहुत अच्छा हो जाएगा। लेकिन मेरा ख्याल है कि डायरेक्ट नेगोशिएशन बनने की पाकिस्तान इस तरह पोजीशन में नहीं है कि उस मुल्क को जो हमलावर है, जो जारे है, जो ऑफेंस कर रहा है, उसको तो हम ऑफिशियली नहीं मानते। इस मुलाकात के बाद अगर इसराइल के एंड से यूएसए डील कर रहा हो और ईरान की तरफ से पाकिस्तान बात कर रहा हो, तो ये पॉसिबिलिटी हो सकती है। बिल्कुल ठीक है। और इस मुलाकात से अभी ये आने वाले दिनों में क्या निकलता है ये पता चल जाएगा। अच्छा, मुझे एक चीज़ बताएं कि ईरान की पार्लियामेंट में तशक्कुर पाकिस्तान के नारे लगते हैं, इसके पीछे क्या बात है? क्योंकि हमने जो इन्फॉर्मेशन मिलती रही सोशल मीडिया पर भी, अब वो डिसइन्फॉर्मेशन है या फॉल्स इन्फॉर्मेशन है, एक तो आप हमें गाइड कर देंगे कि ताफ्तान के बॉर्डर पर पाकिस्तानी एयरफोर्स फ्लाइट करती रही, गार्ड करती रही उस एरिया को। एक तो ये बताइएगा ऐसा हुआ या नहीं हुआ, और दूसरी सूरत में क्या हम मिलिट्री इंटेलिजेंस या टेक्निकल कोई सपोर्ट ईरान को फ्राहम करते हैं इस जंग से पहले भी या इसकी सूरत हाल के दरमियान? देखिए, जहाँ तो आप बात कर रहे हैं ना कि ये हम प्रोटेक्ट करें, हम जो कर रहे हैं अपनी सर्वाइवल सॉवरेनिटी के लिए करेंगे। ठीक है। पाक फ़िज़ाइया आज भी उड़ रही है और आज भी रेड अलर्ट है, क्योंकि डीएस्केलेशन तो नहीं हुई फॉर्मली। वो तो कह रहे हैं ऑपरेशन सिंदूर जारी है। जी ऐसा ही है। तो अपनी नेशनल इंटरेस्ट में तो पाक फ़िज़ाइया पूरे पाकिस्तान पे उड़ती है। बिल्कुल ठीक है। ताफ्तान इज़ नो एक्सेप्शन। ओके। लेकिन पर्पस बिल्ट ताफ्तान तो मैं तब कंसर्न करूं कि उन्होंने ईरान को कहा हो कि हम आ रहे हैं और इस मकसद के लिए आ रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं हुआ। तो पाकिस्तान जो कर रहा है वो किसी मिस एडवेंचर से अपने खिलाफ बचने के लिए जो कुछ कर रहा हो वो कर रहा हो। ऐसा हम नहीं कर रहे कि हम किसी की हेल्प के लिए बॉर्डर पर उड़ रहे हैं। हम अपनी सिक्योरिटी के लिए, ऑफ कोर्स, हमारी ये पॉलिसी। और तशक्कुर पाकिस्तान के जो तशक्कुर पाकिस्तान का इंडिया ने बहुत अपने हक में उसको प्ले किया। आपने नोट किया होगा कि एक मिस इन्फॉर्मेशन यहाँ से नहीं चली सिर्फ इंडिया से, यूके से भी खबर आ गई थी कि पाकिस्तान ने बयान दे दिया है कि अगर इजराइल ने हमला किया ईरानी न्यूक्लियर प्लांट पर तो पाकिस्तान उधर, उसको बाद में फॉरेन मिनिस्टर ने असेंबली फ्लोर पे डिनाई किया। एक वो लिंक करने की कोशिश की। इंडिया तशक्कुर को भी उधर ही लिंक कर रहा है। वो कह रहा है कि जनाब देखा ये बड़ी कोलैबोरेशन है, पाकिस्तान तो ऑलमोस्ट सपोर्ट कर रहा है, मिलिट्री हार्डवेयर भी दे रहा है, और अगर शायद वो कल को ये भी कहें कि न्यूक्लियर भी शायद पाकिस्तान ने सेटअप करके दिया। तो ये मिस इन्फॉर्मेशन, हम इसको कहते हैं साइऑप्स, साइकोलॉजिकल ऑपरेशंस। ओके। यानी आपको मेंटली एक ओपिनियन मेकिंग, जैसे आप लोग बयानिया कहते हैं पॉलिटिक्स में, तो ये एक परसेप्शन बनाई जाती है उस तरह की, येस और नो। तो वेस्ट कोशिश करता रहेगा, इंडिया ज़ाहिर है बड़ा कोशिश करता रहे। आपके सामने जो उन्होंने, मुझे इंडिया की जो मिस इन्फॉर्मेशन और जिस तरह वो फैलाते हैं, वो जो कुछ उन्होंने पाकिस्तान इंडिया वॉर में भी किया, उनका अपना मजाक ही बना। लेकिन इंडिया वाली चीज़ पे मुझे आना है, हम उस पर थोड़ा बाद में आते हैं। ग्राउंड पे क्या हो रहा है अभी मैं ये समझना चाह रहा हूँ कि 60 दिन की टाइमलाइन अमेरिकन प्रेसिडेंट देते हैं, मुज़ाकरात हो रहे हैं, और 61वें दिन अचानक हमला हो जाता है। अच्छा, फिर इस हमले के बाद ये फ़ौरन नहीं कहा जाता कि आप दोबारा नेगोशिएशन की टेबल पर बैठें, वो बात करते हैं रिजीम चेंज की। क्यों अमेरिका को या इसराइल को ये कहना पड़ता है या ये पुश करना पड़ता है कि ईरान में रिजीम चेंज करें? क्या उन्हें ये लगता है कि वो इस रिजीम से बात नहीं कर पाएंगे, ये उनकी बात नहीं मानेंगे? रिजीम चेंज अचानक आइडिया क्यों फ्लॉट होता है? देखिए,
अमेरिका या जो भी सुपर पावर्स हैं अनफॉर्चुनेटली अब वो वाला एलिमेंट नहीं रहा पुराना कोल्ड वॉर वाला कि सोवियत यूनियन आ जाएगा, अगर अमेरिका कहीं आएगा, अमेरिका आएगा, सोवियत यूनियन आ जाएगा, वो नहीं रहा। मैं आपको हिस्टोरिकली डाटा बता सकता हूँ कि कितने एग्रीमेंट ईरान ने चाइना और रूस के साथ किए हुए हैं, डिफेंस के, इंटेलिजेंस नेटवर्क के, टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र के, बहुत सारे किए हुए हैं। लेकिन ये दोनों मुल्क उस तरह इसके पीछे नहीं आए ईरान के, जिस तरह अमेरिका उसके पीछे आया। तो रजीम चेंज का ये होता है कि मैं चाहता हूँ कि मैं मेरी मर्ज़ी के लोग सामने से बैठे हों, जो मेरी सबसर्विएंट हो, मेरी मानने को तैयार हों, और उनसे अपनी मर्जी की डील कर लूँ मैं। आप मिडल ईस्ट में नहीं देख रहे क्या हुआ? मैं किसी मुल्क का नाम नहीं ले रहा जी, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि मिडल ईस्ट में क्या हो रहा है, कंफर्ट जोन है ना, बिल्कुल है। जिधर वो चाहते हैं वो सिलेक्टिव जजमेंट या सिलेक्टिव जस्टिस करते हैं। अगर आपका मुझे चेहरा पता नहीं है खुदा ना खास्ता, तो मैं कहूँगा जी ये है, जमहूरियत नहीं है आपके मुल्क में, ह्यूमन राइट्स हो रहे हैं। दूसरा तो बादशाह आता है, उन्होंने कहा वो ठीक है क्योंकि कंफर्टेबल है बादशाह, इधर प्रिंस है वो भी कंफर्टेबल है, इधर फलाना है तो ये कंफर्टेबल और जिनकी हेड मनी रखी थी बाद में बुला के ट्रंप उन्हीं के साथ मुलाकातें भी करते है। तो रहे। ये आई थिंक उनके अपनी नेशनल इंटरेस्ट में होता है, ये किसी और मुल्क की नेशनल इंटरेस्ट में नहीं होता। अब आप देख लीजिए आपके सामने जब भी नेगोशिएशन होती है, आप चाहते हैं कि आप ऐसा बंदा बैठा हो मेजर जो स्टाउंच मुखालिफ ना हो, वो ऑलमोस्ट 50% ऑलरेडी सॉफ्ट हो, थोड़ा बहुत इंसेंटिव दे के, आधा काम पहले हुआ, आधा काम पहले हुआ, और तो जाहिर है वो उस सेंस में रजीव इसलिए वो करना चाहते हैं। किसी के पास पावर हो या किसी की गन में बुलेट है तो ये बताता नहीं है मेरे पास बुलेट है, वो फायर कर देता है। अगर डोनाल्ड ट्रंप या अमेरिकन प्रेसिडेंट ये ट्वीट करते हैं कि हमें पता है कि ईरानियन सुप्रीम लीडर कहाँ छुपे हुए हैं, हम उन्हें अटैक करेंगे, तो ये डराने की कोशिश कर रहे हैं, मुज़ाकरात वो अब करना नहीं चाहते फौरी तौर पे। तो इस ट्वीट से आपने क्या गेस किया, ये क्या हासिल करना चाहते हैं? आज़म साहब, दुनिया फ़ौजें सिर्फ दुनिया की किसी जगह की भी हो, पाकिस्तान की भी हो, इंडिया की हो, ईरान की हो, इसराइल की हो, स्टैंड अलोन नहीं लड़ती, लोगों की बैकिंग से लड़ती है। जिस दिन आपने देखा पाकिस्तान के लोग कितने डिसइंटीग्रेटेड, पोलराइज थे जंग से पहले, Exactly. इकट्ठे हो गए, बिल्कुल हुआ। लोगों ने कहा कि ये बड़ा थ्रेट है, तो लोगों की बैकिंग या सपोर्ट या इंस्पिरेशन से फ़ौजें लड़ती हैं। मैं अगर एयरफोर्स हूँ, फॉर एग्जांपल मैं एयरफोर्स हूँ, मैं एक वेपन हूँ इस कौम के हाथ में। बिल्कुल ठीक है। ये कौम है, वेपन मानी खेज बिल्कुल नहीं हो सकता जब तक ये जिस्म काम नहीं कर। ये फायर उस वक्त करेगा जब जिस्म में इंस्पिरेशन होगी, एनर्जी होगी, थिंकिंग होगी, जब आप ये उस वक्त फायर करेगा। मिलिट्री हार्डवेयर लेने से कुछ नहीं होता कि आपने कितने जहाज ले लिए पीछे भी। ये जो किया जा रहा है कि आपको पता नहीं है क्या आएगा, हमें पता है लीडर कहाँ छुपे हैं, ये क्या कर रहे हैं? दे वॉन्ट टू ब्रेक द विल ऑफ द पीपल ऑफ ईरान। ओके, कि तुम नहीं हो, तुम्हारा शाम तक तुम्हें नहीं पता तुम्हारे साथ क्या होना, ये नहीं होना। ये साइऑप्स मैंने जो लफ्ज़ यूज़ किया था थोड़ा, ये वो है, यानी विल टू फाइट। जिस दुनिया के बड़े से बड़े मुल्क में आप ख़त्म कर दें, वो जंग तो हार जाते हैं। ईरान क्या कर रहे हैं? ये देखिए, मैं आपको एक और आपके व्यूअर्स को और आसान कर देता हूँ। देखिए, ईरान का जो रकबा है इसराइल से 70 गुना बड़ा है। ऐसा ही। पॉपुलेशन 10 गुना ज़्यादा है। पॉपुलेशन को साइड पर कर देते, रकबा 70 गुना ज़्यादा है। और जो दोनों का रकबा नहीं समझते, मैं और आसान कर देता हूँ। पाकिस्तान का से इसराइल 40 हिस्से छोटा है। ओके, 40वां हिस्सा है। और सिंपल कर देता हूँ, KPK का चौथा हिस्सा है। ये तो बहुत छोटा शहर बन ये रकबा है। अब बताइए, ये इसराइल है, KPK का चौथा हिस्सा। अब जब वो बॉम्ब करते हैं, 200 जहाज लाते हैं, तो इसके पास तो 70 गुना बड़ा इलाका है। ये खौफ नहीं आप फैला सकते पूरे मुल्क में और 10 गुना ज़्यादा लोगों में। जब ये ईरान फायर करता है तो आप जगह मैंने बता दी, KPK का चौथा हिस्सा। जब आप 150 मिसाइलों में से 40 पहुंचा देते हैं इसराइल किसी तरीके से, और वो मैं बाद में अगर आप पूछेंगे तो बताऊंगा कि पहुंचते कैसे हैं। उस तरफ आना है वो भी। जब पहुंचते हैं तो आपने 90 लाख लोगों को एलिमेंट ऑफ इनसिक्योरिटी, खौफ में मुब्तला कर दिया, क्योंकि ये लोग आदी नहीं थे। मैं विल टू फाइट पे अभी तक बात कर रहा हूँ। ये लोग आदी नहीं थे, जो वहाँ के लोग थे। उनको ये पता था कि यहाँ से टेक ऑफ करते हैं जहाज़, फलां मुल्क में जाके बॉम्बिंग करते हैं, फलां जाके बच्चों को मारते हैं, फलां जाके आर्मी को, फलां की लीडरशिप नॉकआउट करते हैं, उसको घुटने पे टेकते हैं, वहीं पे कहीं एग्रीमेंट कर लेते हैं। हमें टीवी पे खबर आ जाती है कि हमने खुद कभी मोर्चों में जाना नहीं देखा था इजरायलियों ने। फूड सप्लाई शॉर्टेज नहीं पता थी उनको ये नहीं पता था ग्रिड स्टेशन तबाह हो जाए तो बिजली के बगैर रात कैसे गुजारते हैं। ये फर्स्ट टाइम हुआ है। और इतने छोटे एरिया पे जब आप रिपीटेडली करेंगे और 4-5 रातें लोगों को सोने नहीं देंगे, तब लोगों को रियलाइज होएगा कि जंग की कोई कीमत होती है। ईरान ये कर रहा है अब इस वक्त इसराइल के साथ। जो ईरानी अवाम है,
अब उसमें तो एक सेंटिमेंट ये भी आ रहा है कि वो अपने मौजूदा रजीम से, गवर्नमेंट से कह रहे हैं कि आपने एटम बॉम्ब या एटॉमिक वेपन बना क्यों नहीं लिया, इसी खतरे से लिए तो हमने बनाना था। तो वो ये थोड़ी रिजेंटमेंट या गुस्सा वो शो कर रहे हैं। लेकिन ईरानी अवाम तो फिर बहुत रेजिलियंट हैं, उन्हें नहीं फ़र्क पड़ता कि ठीक है जंग हो रही है, ज़िंदगी नॉर्मल है वहाँ पे। या शुरू में हमने खबर सुनी कि राशनिंग की जा रही है, पेट्रोल जो है वो 15 लीटर मिलेगा, रश लोगों का है। इस वक्त वहाँ पर हालात किस तरह देखते हैं आप? देखिए, जैसे मैंने कहा था ना कि लोगों की आप रेजिलियंस को हिट करते हैं, यानी उनकी जो इंटेंशन, विल टू फाइट, इसमें हिट करते हैं। ईरान बहुत रेजिलियंट कौम है, बल्कि ये कौम नहीं है, मैं इसको कहूँगा ये तहजीब है, ऐसा क्योंकि ही ये है, हज़ारों साल हज़ारों से साल पुरानी। पुरानी है। तो ख़ास तौर पे अभी रिसेंट और मॉडर्न उनके यहाँ हिस्ट्री में मरना जो है वो हारने से बेहतर है, बेहतर है, वो इसको तरजीह देते हैं। तरजीह दे रहे हैं। आपने बयानात भी सुने होंगे और नज़र भी आया कि विलिंगली जाने को तैयार है। दूसरी बात, आप एक और इम्पॉर्टेंट नोट करें कि उन्होंने इराक के खिलाफ 8 साल जंग लड़ी, बिल्कुल है। राइट और रॉन्ग नहीं पढ़ते, फाइट बैक किया। बिल्कुल किया। पिछले 20 सालों से ऑलमोस्ट उनके ऊपर सैंक्शंस हैं, ट्रेड नहीं हो रहा, तेल फॉर्मली ऑफिशियली नहीं बेचने दिया जा रहा, दुनिया के साथ कारोबार नहीं कर सकते, इन हालात में सर्वाइव कर रहे हैं। तो डिपेंड करेगा, जैसे मैंने अर्ज़ किया, कि वो नेगोशिएशन टेबल जितने दिन भी चलती है। ये मेरे लिए प्लेजेंट सरप्राइज है कि 6-7वें दिन में एंटर हो गई। बस आई वाज थिंकिंग कि जब तक आपके साथ लोग होते हैं ना, जब वो सफरिंग बर्दाश्त करने को तैयार होते तो हैं, फिर आप लड़ लेते हैं। फिर आप लड़ लेते हैं। जो आपने कहा राशनिंग, आपका ख्याल था कि ये तीसरे चौथे दूसरे तीसरे मेरा मामला ख्याल खत्म? ये था कि इसराइल की इतनी कैपेसिटी है, वन साइडेड होना है ये सारा, एयर डिफेंस है नहीं उनके पास, एयरफोर्स उनको शाह फिरान के ज़माने के जहाज़ हैं, F-14 और F-4 फैंटम, दोनों अमेरिका के बने हुए हैं। कब से उनके स्पेयर पार्ट बंद है? 40 सालों से उनके तो स्पेयर पार्ट्स भी नहीं मिल रहे, पता नहीं कैसे उड़ा रहे हैं। सरप्राइज। तो एयरफोर्स तो है ही नहीं उनकी। आपने कंपेयर किया पाकिस्तान एयरफोर्स वर्सेज ईरान है, बिल्कुल। ड्रॉ करें ना कि एयर पावर कितनी इंपॉर्टेंट हो चुकी है। तो उनके पास वो भी नहीं थी, उनके पास सिर्फ एक सरफेस टू सरफेस मिसाइल बचे थे और एक न्यूक्लियर प्लांट, जैसा भी हो, अगर जितना उस पर काम कर रहे थे वो एक अलग बात है, अगर उसकी डिटेल चाहेंगे तो मैं शेयर कर लूँगा। तो न्यूक्लियर पे जाना या ना जाना अलग बात है। मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि जितनी मैसिव डिस्ट्रक्शन होनी है और जितनी टारगेटिंग वो कर पाए पहले दिन, इतनी फोकस्ड, इतनी लीथल ऑब्वियसली, और फिर अंदर से ड्रोन अटैक हो, अंदर से ड्रोन। तो आपका ख्याल था कि ईरान ने सरप्राइज शायद सस्टेन ना इतने दिन कर सके और शायद नेगोशिएशन पे मान ले कुछ दिनों बाद, बट 7वां दिन आई एम इम्प्रेस्ड। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, इस पे मुझे रजीम चेंज पे जो आखिरी बात करनी है, जो रज़ा शाह पहलवी 2 हैं जो इस वक्त अमेरिका में मुकीम है, उनके बयानात का एक प्रॉपर सिलसिला शुरू हो गया और वो ईरानी अवाम से कह रहे हैं कि आप उठ खड़े हों, हम 100 दिन में अबूरी हुकूमत बनाएंगे, फिर वो यहाँ पर एक जमहूरी सेटअप आ जाएगा। अगर किसी भी केस में जो करंट ईरानी रजीम है ये एलिमिनेट होता है, तो इसके बाद आप क्या देखते हैं? वहाँ कोई सेकंड टियर क़यादत या कोई ऑपोजिशन मौजूद है जिसे ईरानी अवाम भी पसंद करते हों? देखिए, ऑपोजिशन तो हर जगह ही होती है, इट डिपेंड कर देगा वो कितनी मेजॉरिटी में है और इनके साथ क्या किया जाता है। आपने नोट किया मेजर लीडरशिप तो उन्होंने वैसे ही एलिमिनेट कर दिया, सिर्फ उनके आयतुल्ला रह गए आयतुल्ला जी, और बाकियों का आपके सामने वो कर दिया। मेरा नहीं ख्याल कि ये, और जाहिर है उसका तो मकसद ही ये है, इसराइल का और अमेरिका का मकसद ही यही है। मैंने शुरू में आपको कहा कि कन्फॉर्मिस्ट किस्म का लीडर होना चाहिए जो कन्फॉर्म करे। मैंने आपको लिख के भेजा, आपने कहा जी हो जाएगा। अगर वो ऐसा करते हैं और ईरानी अवाम जो बगावत करते हैं और वो खड़े हो जाते हैं, तो फिर क्या अगर जेन्युइनली लोग डिस्टर्ब हैं, मेरे पास कोई डाटा नहीं है टू शेयर टू ऑथेंटिकेट जो आपने सवाल किया कि हाँ जी उठ खड़े होंगे तो ठीक हो जाएगा। मेरी फील ये है कि अगर ये लोग खड़े होते हैं ऑब्वियसली, और अगर हाइपोथेटिकली कह रहा हूँ, अगर मेजॉरिटी खड़े हो जाते हैं उसके खिलाफ तो फिर शायद सर्वाइव कर जाए। लेकिन अगर मेजॉरिटी इस वक्त प्रेजेंट गवर्नमेंट के साथ है, जो इस वक्त है हुकूमत जो है उनके साथ है, रजीम का लफ्ज़ ही वो लोग यूज़ करते हैं। भाई मैं रजीम बड़ा केयरफुल हूँ ना इस्तेमाल करने में, कि मैं कह रहा हूँ ये हुकूमत है ऑब्वियसली, तो रजीम तो उसको कहेंगे ना जो कोई प्लांटेड है और ये बाहर से आ गए कोई उस तरह के लोग हैं, तो ये हुकूमत है इस वक्त। अगर इनके जाने पे लोग, अगर मेजॉरिटी ऑफ ईरान खुश हैं तो वो तो वक्त बताएगा। बिल्कुल ठीक। इस वक्त तो मेरे पास कोई ऐसा डाटा नहीं है या सर्वे नहीं है, और जो हैं वो सॉरी टू से वो वेस्टर्न बायस्ड हैं और उन्हीं के हैं ज़्यादातर, उन्हीं के हैं, तो उसका तो हम किस तरह ट्रस्ट कर सकते हैं? सकते। अब हम कुछ बात कर लेते हैं, अभी आपने जिक्र किया भी, कुछ की तफसील भी शेयर करें। जो ईरान की कैपेसिटी है, अभी यहाँ आने से पहले मैं देख रहा था कल रात उन्होंने बैलिस्टिक मिसाइल फायर किया है सेजल, जो कि 2000 किलोमीटर ज़्यादा की रेंज रखता है, 650 kg का वो वॉरहेड लेके जा सकता है, 17 मीटर वो तवील, और वो जब वो जा रहा था उस वक्त भी रात में उसकी पिक्चर सामने आ रही थी, समझ नहीं आ रही थी कि ये क्या चीज़ है। ईरान के पास खा वो आप उसकी एयरफोर्स की बात करें या आप उसकी मिसाइल टेक्नोलॉजी की बात करें, कितनी कैपेसिटी है, कितने दिन मज़ीद अभी आपको लगता है अब देख के कि ये स्टे कर सकता है, फाइट बैक कर सकता है? देखिए, ये है रिलेटिव टर्म में, मैंने शुरू में भी आपको अर्ज़ किया, ये रिलेटिव टर्म में है कि वॉर स्टेमिना किसका। वॉर स्टेमिना तो इसराइल के पास बहुत है, इसमें तो कोई शक नहीं। मैं चले आपके व्यूअर्स को और आसान कर देता हूँ। जब से इसराइल बना है पिछले 78 सालों में, तकरीबन 78 सालों में अमेरिका ने आज तक उसको मिलिट्री एड में $260 बिलियन का असला दिया। ओके। 78 सालों में
उसके मुकाबले में अब दुनिया में दूसरा नंबर 1 मुल्क है दुनिया में जिसको सबसे ज़्यादा अमेरिकन एड दी है। ठीक है। दूसरे नंबर पर इजिप्ट है 260 के मुकाबले में 50 बिलियन। ओके। ठीक, अगर पूरी दुनिया की मैं एड इकट्ठी करूं तो इसराइल की एड ज़्यादा है पिछले 78 सालों जो अमेरिका ने उसको दी। तो ये मैं आपको सिर्फ बता रहा हूँ लेवल ऑफ रेडीनेस या ओपन उनके पास ऑप्शन है कि कौन सा असला उन्हें खरीदा। तो ईरान के पास तो सिर्फ सरफेस टू सरफेस है, इसी पे रिलाई कर रहे हैं मुझे। और जैसे मैंने कहा कि ये कैंपेन अगर वो ख़तरनाक करते हैं तो आई फोरसी कि शायद वो इजरायली लोगों का स्टेमिना जल्दी रन आउट कर जाए इनके हक में, उनके ईरान के हक असले से पहले उनके लोग तंग आ जाएंगे कि बस करें, ख़त्म करें। एग्जॉस्ट असले ने नहीं करना व्हाट आई फोरसी। देखिए ना, एक आइलैंड है छोटा सा, अब 3 दिन से शायद आप सुन रहे होंगे जी डेगो गार्शिया में B-52 को स्टैंड बाय कर दिया गया। व्हाट इज डेगो गार्शिया, वो क्या चीज़ है, वो मैं अर्ज करता चलूँ। डेगो गार्शिया श्रीलंका और इंडिया के सदर्न टिप जो है वहाँ से 1800 किलोमीटर दूर, शायद ये जहाँ हम बैठे हैं हार्डली कोई गुलबर्ग एरिया के जितना एक आइलैंड है छोटा सा। ठीक है। ठीक, वो आइलैंड के ऊपर वो इतना सा जजीरा है, वहाँ पहले मकामी लोग नेटिव रहते थे। यूके ने जाके उनको कुछ साल का 100 साल पहले वहाँ से निकाला, लालच देकर उनको माइग्रेट किया, फिर ये खुद कब्जा हो गया, फिर अमेरिका ने तोहफे में उसे ले लिया। इस वक्त तो इतना सा आइलैंड है जिसके ऊपर सिर्फ रनवे है और मिलिट्री बेस है और कुछ भी नहीं है, फिर पानी शुरू हो जाता है, समंदर शुरू हो जाता है, वहाँ वो बेस है। वहाँ उन्हें B-52 स्ट्रेटेजिक बॉम्बर रखे हुए हैं। ये मैं वॉर फाइटिंग की मैं कंपेयर कर रहा हूँ अभी तक। B-52 को इस्तेमाल करने की खबर है कि शायद जब न्यूक्लियर प्लांट को हिट किया जाएगा इसराइल के तो B-52 इस्तेमाल होंगे, क्योंकि उसके पास सबसे ज़्यादा बंकर बस्टर एक मिसाइल वेपन्स हैं जो एयर टू सरफेस है, वो है उसके पास, जो डीप तकरीबन 200-250 फुट तक जाके पेनिट्रेट कर अंदर जाते हैं। और इनके प्लांट्स के बारे में खबर है कि ये एक टनल नहीं है, ये एक कंपाउंड है पूरा, एक पहाड़ों का सिलसिला है। ईरान का जो सिलसिला है, पहाड़ों का सिलसिला है पूरा, उसके अंदर उन्होंने बनाया हुआ है। मैंने पिक्चर्स देखी हैं उसकी, तकरीबन 90 मीटर के करीब, 300 फुट के करीब डीप उन्होंने बनाया हुआ है। उसको मारने के लिए एक बंकर बस्टर नहीं चलता, ना एक जहाज़ होता है, वो रिपीटेडली उनको करना पड़ेगा। अब वो जैसे मैंने कहा B-52 तकरीबन 60 साल पुराना जहाज़ है, 70 साल पुराना टू बी मोर प्रिसाइज, और 2050 तक उसको वो चलाना चाहते हैं, इतना इफेक्टिव है। उसको उन्होंने अपग्रेड भी किया है, जैमिंग भी किया है, लीथल भी किया है, इंजन बदल ली, इकोनोमाइज भी किया है। मैं सिर्फ ये बता रहा हूँ कि कितना कुछ अभी इसराइल के हक में मौजूद है, लेकिन उससे पहले उनके अवाम एग्जॉस्ट कर देंगे। दैट्स द ओनली ऑप्शन। मिलिटरीली मेरा नहीं ख्याल कि ईरान, मैं अपनी जजमेंट दे रहा हूँ कि मेरा तज्जिया ये है कि ईरान, मेरा नहीं ख्याल कि मिलिटरीली बीट करेगा उनको। ये हिट बैक या पनिश या विल टू फाइट अगर पहले उनके लोगों की ख़त्म हुई और मिलिट्री लीडरशिप और लोगों के अंदर अगर गैप आया तो फिर शायद पॉसिबल। तो फिर ये बगावत तो इसराइल में भी हो सकती है और रजीम वहाँ भी चेंज हो सकता है। वहाँ ये हो सकता है, शायद रजीम चेंज ना इतनी जल्दी हो, लेकिन प्रेशर माउंट हो जाए। हो सकता है। रजीम चेंज तो बड़ा लफ्ज़ है, मैं कह रहा हूँ इतना माउंट हो जाए प्रेशर, जैसे पहले लोग गाजा के खिलाफ भी तो खड़े हुए हैं ना इसराइल के अंदर से, तो वो एक पॉसिबिलिटी। अच्छा, ये बताएं कि ईरान के पास चलें जितना कम भी असला है, हाइपरसोनिक या बैलिस्टिक मिसाइल या न्यूक्स, किस हद तक कोई उसका डाटा या इन्फॉर्मेशन है, उन्होंने किस तरह के डेवलप किए हुए हैं? जी, थोड़ा सा मेरे पास जो अनक्लासिफाइड ही है, अब जो चीज़ें हैं ओपन सोर्स से हैं, ज़ाहिर ईरान फॉर्मली तो नहीं अनाउंस कर रहा, मैंने पढ़ा है कहीं, बल्कि वो क्योंकि 3-4 जगहों से जो मैं एक एवरेज निकाल सका हूँ फिगर जो लगती है मुझे ऑथेंटिक, वो कहते हैं 3,500 से 4,000 उनके पास है मिसाइल, इसमें हाइपरसोनिक भी और बैलिस्टिक भी है। एवरेज वो ईरान जो फेंक रहा है, एवरेज कोई 100 के करीब एवरेज फायर कर रहा है, जिसमें से इजराइल मान रहा है कि 20, वो कह रहे हैं 200 में से 20 गिरे हैं या कितने पेनिट्रेट कर गए हैं। वो ये एक और लिमिटेशन है, ईरान की बड़ी सीरियस लिमिटेशन है, वो भी हमें ज़रूर डिस्कस करना चाहिए इन द नेम ऑफ न्यूट्रलिटी के अनबायस्ड होने के। देखिए, एक तरफ मैंने आपको शुरू में कहा कि जॉर्डन उधर से गुजर के सब आ रहा है, रिफ्यूलर भी आ रहे हैं, सैटेलाइट पिक्चर्स भी हैं, लाइव अपडेट भी है, ज़मीन पर लीडरशिप भी मारी गई। इधर क्या है, इधर से जब ये मिसाइल फायर करते हैं तो इराक या जॉर्डन से गुजरता है, और वहाँ मोस्टली वेस्टर्न एयर डिफेंस सिस्टम है और उनके कंट्रोल में अगर नहीं भी है तो है ऑलमोस्ट उनके ब्लेसिंग्स है। आपने नोट किया जब उधर से आया तो किसी ने ये नहीं कहा कि हमारी सॉवरेनिटी हर्ट हुई है जी, जब इधर से गया तो उन्होंने कहा हमने नो फ्लाई जोन डिक्लेयर कर दिया अपना एरिया, जो आएगा मारेंगे। ऐसे ही हुआ। फायरिंग यहाँ से शुरू होना होती है इराक और जॉर्डन के ऊपर से, इंटरसेप्शन की एफर्ट कह रहा हूँ उन्हीं मिसाइल को। समंदर के ऊपर अब इस वक्त 2 कैरियर हैं अमेरिका के, दोनों हिट बैक करने की पोजीशन में है, क्रूज मिसाइल और बैलिस्टिक मिसाइल्स को समंदर से वो भी फायर करते हैं उन पर ताकि ना पहुंचे इजराइल तक। इजराइल के जब पहुंचने के बाद 4 लेयर्स हैं उनकी, एक एरो 3, एक एरो 2, सबकी डिटेल टेक्निकल हो जाएगी शायद, तो आपके व्यूअर्स के लिए इतना बता देता हूँ। हाई ऑल्टीट्यूड, मीडियम ऑल्टीट्यूड, एरो 1, 2, फिर है उनके डेविड स्लिंग। वो 4 स्टेजेस पे रोकने की कोशिश करते हैं। यस एग्जैक्टली, 4 टियर्स हैं समझ लें।
इवन स्पेस से आने वाले को भी उनके पास एरो 3। ओके। ये जरा इमेजिन करें, स्पेस से है, हाई ऑल्टीट्यूड है, मीडियम ऑल्टीट्यूड है, एरो 3, एरो 2, डेविड स्लिंग एंड देन आयरन Iron डोम, Dome। जिसकी हम बातें कर रहे हैं। अब आयरन डोम क्या है? आयरन डोम 4 से लेकर 70 किलोमीटर तक इंटरसेप्ट करता है। 4 किलोमीटर से 70 किलोमीटर तक, ये आखिरी उनका डोम है जिसको वो डोम का नाम दे रहे हैं। बट मेरी रीडिंग के मुताबिक, या मैं जो एनालिसिस कर सका हूँ और नतीजा निकाल सका हूँ, एवरी डे जो ईरान करता है, अब वो कह रहे हैं ना आपको कि 100 फायर करते हैं तो 10 ने पेनिट्रेट करते हैं, इसके बाद 90 को तो आपने मारा है ना। किससे मारा है? वो मिसाइल जो ज़मीन से फायर करते हैं, इंटरसेप्ट करते हैं, वो बहुत महंगे हैं। पर डे इसराइल को $280 मिलियन खर्चने करने पड़ रहे हैं एवरी नाइट, ईरान के मिसाइल रोकने के लिए। जी। एंड आई एम सरप्राइज कि इसके बावजूद, इतनी लेयर्स होने के बावजूद, ईरान अपने टारगेट पे हिट भी कर रहा है। दिस इज द पॉइंट। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, मुझे एक चीज़ ये बताएं कि हमने इस खबर के दौरान, इस जंग के दौरान हमने सुना कि ईरान ने बहुत से स्पाइस, जो खुफिया एजेंट्स हैं, जो मोसाद के साथ भी काम कर रहे थे, जिस तरह हमने बताया कि वो अंदर से ड्रोन फायर कर रहे थे, और फिर इंडियन स्पाइस या रॉ के वो लोग जो मोसाद को हेल्प आउट कर रहे थे वहीं ईरान में। ईरान के अंदर खुफिया एजेंट का ऑपरेट करना इतना आसान कैसे और क्यों है? कुलभूषण यादव भी वहीं से आता जाता रहा पाकिस्तान में, फिर यहाँ गिरफ्तार हुआ। तो ये ईरान के अंदर क्या वो कंट्रोल नहीं है? आपने बताया कि इलाका बहुत बड़ा है, क्या वजह है उसकी? देखिए, पाकिस्तान से ऑलमोस्ट दुगना है ईरान, बाय द वे, ये भी ताकि हम डिस्कशन में आ जाए। जोग्राफिया ऑलमोस्ट 80 to 90% बड़ा है, डबल है, यानी कि ऑलमोस्ट डबल के करीब है, ज़्यादा है ईरान का एरिया वाइज। निस्बतन आसान है क्योंकि अभी भी बहुत एंटी गवर्नमेंट लोग मौजूद हैं जो फैसिलिटेशन करते हैं। मैंने पढ़ा था कि ड्रोन की तो पूरी पूरी बिल्डिंग उन्होंने ली हुई थी और किसी को पता नहीं था कि कहाँ से फायर हुआ। इस्माइल हानिया को कैसे मारा था? अंदर से, सामने वाली बिल्डिंग से मारा था। तो क्या मतलब ये है कि उनके अंदर इंटेलिजेंस नेटवर्क जो ईरान के ख़िलाफ़ है, जो मुसाद है इसराइल का, वो बहुत हद तक पेनिट्रेट कर चुका है। मैं आपको एक छोटी सी मिसाल दे देता हूँ, व्यूअर शायद बेहतर समझ पाएँ मेरी इस गुजारिश को। अहमद निजाद प्रेसिडेंट था ईरान का 2005 से 2013 तक। ठीक है। ठीक, बहुत सादा आदमी, घर से लंच बॉक्स लेके आता था। वैसे मैं व्यूअर्स को बताता हूँ, सदर ऐसे भी होते, लंच बॉक्स लेके आता था, घर कोई नहीं था उसका। जब वो रिटायर हुआ तो उसने एक इंटरव्यू में कहा, CNN ईरान को उसने इंटरव्यू दिया था, वो मेरे पास है। उसने कहा कि हमने, जब वो सदर था, हमने मुसाद की एक्टिविटीज़ रोकने के लिए एक फोर्स बनाई अगेंस्ट मुसाद, काउंटर करने के लिए, जो इतने डिज़ाइन है ईरान के अंदर। और कुछ अरसे बाद मुझे पता लगा कि जो हमने हेड बनाया है उसका, वही मुसाद का एजेंट है। और ये मैं कब से बात कर रहा हूँ? 2005 से 2013 वाले टेन्योर की, प्रेसिडेंट की बात कर रहा हूँ। आज 25 है। तो ये पेनिट्रेशन उनकी इतनी पुरानी है। दैट इज़ द वर्स्ट पार्ट। देखिए, जब आपको ये पता हो, अगर ये खौफ हो कि जो मैं आज डिस्कस कर रहा हूँ ये अभी बाहर चला जाएगा, तो मेरी आपकी तैयारी क्या हो सकती है प्लानिंग में, एग्जीक्यूशन में, स्ट्रैटेजी बनाने में? इसकी वजह आप क्या समझते हैं? जो ईरानी गवर्नमेंट है उनका कंट्रोल नहीं है, उनके अंदर जो खुफिया एजेंट हैं वो इतनी आसानी से कैसे रच बस जाते हैं या ऑपरेट कर लेते हैं, और आपको प्रेसिडेंट होते हुए 8 साल बाद पता चलता है घर जाके कि ओ शिट, ये तो मैंने गलत अपॉइंटमेंट कर दी थी। इसकी वजह क्या है? देखिए, ये जो एजेंसीज होती है ना, जो मेरा थोड़ा सा नॉलेज है, ये ऑपरेट करती हैं ह्यूमन वीकनेस के ऊपर, जो दूसरे मुल्क की होती हैं। हर शख्स की, बहुत कम लोग होते हैं जिनकी प्राइस नहीं होती कोई, बाकी हर शख्स की कोई ना कोई प्राइस, एवरेज बात कर रहा हूँ, आई एम नॉट सेइंग कि सब लोग ही प्राइस होते हैं। तो वो वैसे लोग ढूंढते हैं जिनकी प्राइस हो कोई ना कोई। जो प्राइसलेस होते हैं वो बहुत हैं दुनिया में, इसीलिए दुनिया चल रही है। जो प्राइस के लोग होते हैं उनको ढूंढते हैं। और ईरान की मैंने काफ़ी किताबें पढ़ी, इनकी इसराइल की इंटेलिजेंस मुसाद के बारे में, एक पूरी काफ़ी मैं शौक हुआ था किसी ज़माने पढ़ने पढ़ाने का। तो उनके लिए अमाउंट या पैसा या रिसोर्सेज नो मैटर नहीं करता, टिल द टाइम दे कैन बाय अ पर्सन। अगर उनको खालिद चिश्ती की ज़रूरत है और मैं अवेलेबल हूँ, मेरे लिए, फिर उनके लिए ये नहीं होगा, फिर तो ब्लैंक चेक चेक देंगे। बिलियन क्यों मांग रहा है? यस, दिस इज द पॉइंट। ब्लैंक चेक देंगे, एब्सोल्युटली, बिल्कुल ठीक। अच्छा, इस वॉरफेयर, ये जो ईरान इसराइल का कॉन्फ्लिक्ट है, हमने खबर सुनी, ईरान कुछ क्लेम करता है, इसराइल मानता नहीं है, वो है F-35 5th जनरेशन स्टेल्थ फाइटर जेट के बारे में। आपके पास क्या इन्फॉर्मेशन पहुंची? क्योंकि ऑब्वियसली आपने इसको स्टडी किया होगा, आपका सब्जेक्ट ही है। क्या ईरान ने वाकई अटैक किया और F-35 को गिराया, और उनकी जो पायलट, सारा गालबन नाम बताया जा रहा है, उसे गिरफ्तार किया? और अगर किया तो कितनी तादाद है? देखिए, ये जितना शायद आपको पता है उतना ही शायद मुझे पता है। थोड़ा सा मैं ऐड कर सकता हूँ ओपिनियन इस पर, क्योंकि देखिए, ना इसराइल ने कंफर्म किया कि हमारे मारे गए हैं, ना ईरान ने कोई डॉक्यूमेंट्री प्रूफ दिया। वो तो राफेल भारत आज तक नहीं माना, बहुत बाद में, लेकिन हमने दे दिए थे ना, हमने तो दिखाया। जिसने मारा होता है वो देता है। जिम्मेदारी ना राफेल पे है
ना भारत ना भारत पे। जिसने हिट किया उसने जिसने हिट किया उसने देना होता है। पाकिस्तान ने कितनी जल्दी पेश कर दिया था। बहुत, हम तो इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर दिखाए कि सिग्नेचर दिखाए, रेडियो कॉल सुना दी, बिल्कुल सुनाई, जगह बता दी, आपको जीपीएस के कोऑर्डिनेट्स बता दी। क्यों बता दिए? कोई माने ना माने, सबको पता लगता है कि हम सच बोल रहे हैं। बिल्कुल ठीक। मैं सिर्फ ये ऐड कर सकता हूँ कि अगर ईरान ने किया है F-35 को हिट किया तो बहुत बड़ा सिंबल ऑफ प्राइड है, नॉट ओनली फॉर इजराइल बट फॉर अमेरिका ऑल्सो। अमेरिका का ये जहाज़ कभी शूट डाउन नहीं हुआ। स्टेल्थ जहाज़ दुनिया में सिर्फ 3 मुल्कों के पास इस वक्त हैं, बाकी कोशिश में लगे हुए हैं। अमेरिका पास F-22 और F-35, Su-57 रशिया के पास है, J-20 और J-35 चाइना के पास। दैट्स इट। बिल्कुल ठीक। ये जहाज़ है। अगर इतनी बड़ा आपने शिकार किया है तो मैं तो रिकमेंड करूंगा कि ईरानियन गवर्नमेंट को उसकी वीडियो, उसकी सैटेलाइट पिक्चर, उसका पायलट दिखाएं दुनिया को, इसलिए दिखाएं कि वॉर फाइटिंग विल इफेक्ट होगी, जो मैंने शुरू में अर्ज किया। आप इसलिए दिखाएं कि इजराइल के लोगों को पता लगना चाहिए कि हमारा पायलट उनके पास है। आप ज़बानी कहेंगे और इजराइल डिनाई करता रहेगा। जब यहाँ पाकिस्तान इंडिया की जंग थी तो उसमें हमने राफेल अगर हमने गिराए भी तो उस पर वेस्टर्न मीडिया भी बात कर रहा था, और उस वक्त क्योंकि उनका अपना कोई ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं था, वो मार इंडिया को पड़ी थी। यहाँ तो वेस्टर्न मीडिया तो इस पर बात नहीं करेगा क्योंकि खुद उन्हें मार पड़ती है। ईरान के अंदर या इधर दाएं बाएं आपने कहीं चेक तो किया होगा कि इसमें किस हद तक सदाकत हो सकती है? नहीं, आजकल जितनी थोड़ी लिमिटेड सेंसरशिप है अवेलेबल है, मेरा ख्याल है मैं अपनी कोशिश की काफ़ी तलाश करने की, लेकिन मैं कोई ऑथेंटिक सोर्स ऐसा नहीं कर सकता जिसमें कोट करूं कि हाँ वाकई मारे हैं। ये सिर्फ ईरान खुद है वो बता जिसको डिक्लेयर करना चाहिए एज एन एलिमेंट ऑफ प्राइड, एज अ साइकोलॉजिकल वॉरफेयर, एज अ टू पुट डीमोरलाइजेशन इनटू द माइंड्स एंड हार्ट्स ऑफ द पीपल कि यार ये तो हमारे जहाज ये वाला मारा गया, दैट टू F-35 की हम बातें कर रहा हूँ। ये ज़हन में रखिए, इट इज़ नंबर 1। अगर मुझसे पूछा जाए सर नंबर 1 फाइटर जहाज दुनिया में, मैं कहूँगा F-35। इट इज़ दैट पोटेंट। तो अगर उसको आपने मार गिराया जिस तरीके से मारा है, इररिस्पेक्टिव, ईरान शुड कम फॉरवर्ड। वो इसको नेगोशिएशन में हेल्प होगी, कल को लोगों में डीमोरलाइजेशन होगी, इजरायली लोगों को कीमत पता होगी। अगर मैं इसका सुराग ढूंढने की कहीं कोशिश कर रहा हूँ, जो मैंने एफर्ट की, BBC पर एक आर्टिकल मैंने पढ़ा जिसमें इंडिया रिलेक्टेंट है F-35, खुद अमेरिका ऑफर कर रहा है कि आप लें हमसे, बट इंडिया रिलेक्टेंट है। क्या उसकी एक वजह ये हो सकती है कि अभी उसे ये कंफर्म नहीं है कि वाकई यहाँ पे ना गिरे हों, और मैं पहले राफेल में भी बेइज्जती करवा चुका हूँ, अब F-35 लेकर भी मेरे साथ वही हो जाए, और वो फिर वो ईरान जिसके पास कोई एयर फोर्स उस तरह से नहीं है, यहाँ तो वो सोचेगा तो उसको पता चल जाएगा। नहीं, ये तो अभी एक हफ्ता पुरानी बात है। F-35 जो आप कह रहे हैं कि ईरान डबल माइंडेड, इंडिया डबल माइंडेड तो नहीं हो गया कि वो खरीदेंगे ना खरीदें, लेकिन मैंने रिसर्च की थी कि इंडिया F-35 क्यों नहीं खरीद रहा अपने शौक में, कि यार जब इतना ज़बरदस्त पोर्टेंट जहाज़ आपको ऑफर हो रहा है तो आप क्यों नहीं खरीद रहे? वो इंडियन एयरफोर्स ने कैलकुलेट किया, उन्होंने कहा कि ख़रीदने में नंबर 1 महंगा जहाज़ है, दुनिया का सबसे महंगा जहाज़ है। ठीक है। दूसरी बात, मैंने कैलकुलेट किया कि इसकी जो पर आवर फ्यूल का कॉस्ट है और मेंटेनेंस कॉस्ट है वो 30 लाख रुपए इंडियन है। ओके, पर आवर, हर घंटे एक सॉटी की जो कीमत है इसकी जहाज की 30 लाख रुपया है। सो द इंडियन थॉट के शायद उनकी एयरफोर्स इसलिए डबल माइंडेड है और वो नहीं खरीदे, इसलिए खरीद। दैट्स द रीजन। अच्छा, मुझे एक चीज़ बताएं कि ईरान के अंदर एक तो ईरानियन आर्मी है और एक है पासराने इनकलाब, इन दोनों के हेड्स को इसराइल ने एलिमिनेट किया और फिर ट्रांसफ़र ऑफ पावर वो जिस तरह से हुआ। एक ऐसी सिचुएशन जहाँ पे इसराइल या अमेरिका भी इस जंग में अब आ जाता है, पासदाराने इनकलाब इस रजीम को प्रोटेक्ट कर रही होगी जिसमें आयतुल्लाह खामनाई हैं, इन लोगों को, या ईरानी लोगों को प्रोटेक्ट कर रही होगी, और ये दो फोर्सेस साइड बाय साइड किस तरह रन करती हैं इस पूरी जंग के अंदर? ये बड़ी यूनिक कॉम्बिनेशन है। ये मैंने भी पढ़ने की कोशिश की कि ये पासदाराने इनकलाब और आर्मी और नेवी और एयरफोर्स, उनके स्पिरिचुअल बैकग्राउंड और लोगों का फेथ उनके होने की वजह से, और आयतुल्लाह ख़ुमैनी की इतनी स्ट्रगल या एक रिगार्ड इतना ऊंचा होने की वजह से उनका बहुत बड़ा रुतबा है। अल्टीमेट पावर तो उनके पास है, लेकिन मेरा ख्याल है ये एक डिफरेंट कॉम्बिनेशन है जो दुनिया में शायद कहीं भी प्रैक्टिस नहीं है। ये इनकी अपनी एक यूनिक कॉम्बिनेशन है, जैसा मैंने अर्ज़ किया। तो ये मेरा ख्याल है कि जब लिबर्टी ऑफ एक्शन आपका इंडिपेंडेंट फोर्सेस के पास होता है, मेरी ज़ाती राय है, तो शायद वो बेहतर लड़ती है। इसके अंदर मिसकम्युनिकेशन भी हो सकती है, मिसजजमेंट भी हो सकती है, और पॉलिटिकल इक्विपमेंट और मिलिट्री इक्विपमेंट भी अपना अपना होता है। मैं मिलिट्री अगर स्ट्रैटेजिस्ट हूँ, आप पॉलिटिकल स्ट्रैटेजिस्ट हैं, और आप दो शायद मेरे डोमेन में उस तरह ना मास्टर होते हैं, मैं आपके शायद उस तरह ना कॉन्फिडेंस हो, मेरा नहीं कॉन्फिडेंस होगा। तो जब पॉलिटिकल लीडरशिप आती है या स्पिरिचुअल लीडरशिप आती है, उसकी लिमिटेशन होती है अंडरस्टैंडिंग द मिलिट्री स्ट्रैटेजी, मिलिट्री अनफोल्ड। लेकिन देखना एक चीज़ पे यूनाइटेड है कौम, ये इररिस्पेक्टिव, मैं उसको ज़रूर ऐड करना चाहूँगा।
चाहे वो आर्मी हो, चाहे पासदान इंकलाब आर्मी हो, पासदान इंकलाब हो, नेवी हो, एयर डिफेंस हो, मिसाइल सिस्टम हो, साइंटिस्ट हो, कुछ भी हो। देखिए एक बात याद रखिए, जब भी दुनिया में जंगें होती हैं, अब आप पाकिस्तान इंडिया का खुद ही ज़हन में ले आइएगा जब मैं बात करूँगा, जब भी दुनिया में जंग लड़ी जाती है, फर्स्ट द कॉज हैज़ टू बी जस्टिफाइड। ऐसे ही If the cause is justified, then the war is justified. And if the war is justified, the armed forces or the military fighting machines capability and performance is also justified. जस्टिफाइड, और ये हमने देखा अभी। मैंने आपको पहले कहा हमारी कॉज भी जस्टिफाइड थी क्योंकि हम सर्वाइवल के लिए लड़े, हमने हमला नहीं किया था, हम अग्रेसर नहीं थे, हमने डिफेंस किया अपना। हमने डिफेंस किया था, सो हमारी कॉज जस्टिफाइड थी। जब कॉज जस्टिफाइड है तो आपकी वॉर जस्टिफाइड है। फिर आपकी अल्हम्दुलिल्लाह अपने पाक फिजा की परफॉर्मेंस और ओवरऑल पाक फौज की कैपेसिटी। बिल्कुल ठीक है। तो अच्छा, ये जब भी कोई लड़ेगा, ये अगर कॉमन है तो पॉसिबिलिटी है कि आपकी यूनिटी भी रहेगी और आपकी ऑब्वियसली जैसे तो इनके यहाँ ये चीज़ कॉमन है, ईरान की फोर्सेस जो पासदान इंकलाब दीगर जितने भी। अब ये एक एलिमेंट है जो मैं कह रहा हूँ कि चैलेंजिंग है इसको मैनेज करना, और स्पेशली अब अगर अंदर आपके जासूस भी मिल गए हों तो यू डोंट नो किस हद तक आप मेरे साथ बैठे हैं, आपको नहीं पता मैं किसका जासूस हूँ, तो फिर कंफर्ट लेवल बहुत मुश्किल है। बिल्कुल ठीक। इसको सबसे पहले नंबर 1 प्रायोरिटी पे इसको एलिमिनेट या स्कैन करना चाहिए, स्क्रीन करना चाहिए ईरानी भाइयों को कि कहाँ तक वो घुसे हुए हैं, मेरे घर में घुसे हुए हैं, बाहर हैं, किसी और जंगलों में छुपे हुए हैं, कहाँ हैं, किस लेवल तक अंदर के दुश्मन को पहले हिट करना बहुत ज़रूरी है। इस सारी सूरत हाल में ऐसी कौन सी सिचुएशन आपको नज़र आती है जिसमें अमेरिका बराह रास्त इस जंग में आ सकता है? इस वक्त वो इसराइल को सपोर्ट तो कर रहा है, और जिस तरीके से अमेरिकन प्रेसिडेंट ट्वीट कर रहे होते हैं वो लगता है कि नेतन्याहू या तो लिख कर दे रहे हैं या वो उन्हीं के पास है, वही ट्वीट कर रहे हैं। अमेरिका इस जंग में बाकायदा तौर पर कब उतर सकता है? देखिए पॉलिटिकल और एथिकल ग्राउंड्स पे उनको नहीं आना चाहिए की बात करूँ, क्योंकि पॉलिटिकल अमेरिकन प्रेसिडेंट ने बयान दिए थे मैं जंगें बंद कराऊंगा जी, एक बात, इसी पे इलेक्शन लड़ गया है, इसी लड़के से। और एथिकली जब दो लोग लड़ रहे हैं ऑलरेडी, बजाय उनको आप बंद कराने के, और जब आपका स्टैंस रहा है कि मैं बंद कराऊंगा, तो आप खुद कूद पड़े। और यहाँ तो रोज क्रेडिट लेते हैं, रोज नरेंद्र मोदी को वो आईना दिखाने बैठ जाते हैं। इधर हमें फायदा हो रहा है उस बयानबाजी का। तो पंजाबी की मिसाल है, छेड़ रख ली उन्होंने। रोज छेड़ते हैं, रोज छेड़ते। तो दूसरी तरफ नहीं हो रहा। मेरा नहीं ख्याल कि जैसे मैंने कहा कि अगर वो आ जाते हैं मैदान में, कूद पड़ते हैं, तो उनको वैसे डैमेज होगा, क्योंकि रशिया और चाइना के पास एक जस्टिफिकेशन आ जाएगी, कूदने की नहीं आएगी बट ज़्यादा एक्टिव आएगी। लेकिन अनफॉर्चुनेटली फिर मैं आखिर में एक और इस सवाल के जवाब में एक और कंक्लूजन कहूँगा कि शायद ही दुनिया में कोई मुल्क है जो ईरान को न्यूक्लियर देखना चाहता है। ये भी मेरा एक और मानना भी है। कोई भी नहीं देखना चाहे पॉसिबली, वाई शुड, आप बताइए रशिया क्यों चाहेगा कि एक न्यूक्लियर और हो जाए? और चीन भी नहीं चाहेगा। चीन क्यों चाहेगा? वैसे डिस्कस कर रहा हूँ मैं आपसे। और वैसे ही डिस्कस करते हुए कौन सा मुल्क पाकिस्तान चाहेगा? नहीं, उस पर मैं नहीं कमेंट कर सकता, ज़ाहिर नेबरिंग मुल्क है। मैं आई हैव लॉट रिस्पेक्ट फॉर ईरानियंस एंड ब्रदर्स अक्रॉस, लेकिन मैं वैसे बता रहा हूँ कि इस रीजन में क्यों मिडल ईस्ट के मुल्क ऑल आउट सपोर्ट करते हैं। अब वो तो इसलिए कि वो नहीं चाहते कि ईरान किसी सूरत स्ट्रेंथन हो। पॉसिबिलिटी ये है कि शायद लुक दी अदर साइड, क्योंकि ईरानियन रजीम गवर्नमेंट इशू नहीं है इस वक्त, सिर्फ न्यूक्लियर टारगेट है। न्यूक्लियर टारगेट। अगर ईरान कोई ऐसी सिचुएशन हो सकती है कि ईरान जो अमेरिकन बेसिस हैं यहाँ पर इराक में या इस खित्ते के अंदर, उन्हें हिट कर सकता है? इज देयर एनी सिचुएशन? देखिए, अगर वो सिचुएशन नहीं है, बट अगर वो करें, मैं उस पर कमेंट कर सकता हूँ। और वो अगर वो करें तो ईरान के लिए कीमत बढ़ जाएगी जंग की, और अमेरिका के पास एथिकल जस्टिफिकेशन आ जाएगी। तो ईरान को नहीं करना चाहिए मेरी नज़र में। जितनी उनकी वॉर फाइटिंग स्टेमिना है, मैंने शुरू से आपसे अर्ज कर रहा हूँ, वॉर फाइटिंग स्टेमिना डिपेंडेंट होता है। बिल्कुल ठीक। मैं 6 लोगों से लड़ सकता हूँ या एक से ही मैं अच्छा तरह लड़ सकता हूँ, अच्छी तरह 3 से इकट्ठा नहीं लड़ सकता। तो मेरा ख्याल है, जो मुझे नॉलेज है ईरान की फोर्स का, उनकी कॉम्पिटिशन का, उनके फोर्स गोल का, उनकी स्ट्रेंथ का, उनके वॉर स्टैमिना का, जितना मुझे पता है, मेरा नहीं ख्याल ईरान अफोर्ड कर सकता है। और मैं नहीं समझता कि उसे चाहिए, क्योंकि आप सिर्फ छोटे नेबरिंग अरब मुल्क पे हमला नहीं कर रहे, आप यूएस पे हमला कर रहे हैं। तो यूएस के पास तो ऑल एथिकल हो जाएगी ना, देन दे विल से कि स्काई इज द लिमिट, और फिर वो पूरी फोर्स से आएंगे। फिर वो कहेंगे जी हम पे हमला हुआ ना, तो दुनिया अब कह नहीं सकेगी उनको कि देखें आप ज्यादती कर रहे हैं। यहाँ फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन की कोई गुंजाइश है Possibility. इसराइल करे? और देयर इज अ पॉसिबिलिटी ऑब्वियसली, और ये हो सकता है, ये दुनिया करती आई है, बहुत अरसे से करती आई है। फॉल्स फ्लैग हो सकता है, आप किसी शिप पे अटैक करवा दें ईरान की तरफ से, ईरान के नाम पर करवा दें, किसी सी में समंदर पे बोट को सिंक करवा दें, समथिंग लाइक दैट। उस केस में फिर ईरान क्या करेगा? कुछ नहीं कर सकता, दैट्स पार्ट ऑफ द लाइफ, पार्ट ऑफ द वॉर। एवरीथिंग इज जस्टिफाइड इन वॉर। ऑफ कोर्स, मैं जस्टिफाइड नहीं मैं कह रहा, पॉसिबल। अच्छा, मुझे ये बताएं, अगर ऐसा होता है किसी भी सिनेरियो में, ईरान हिट करता है किसी बेस पर या फॉल्स फ्लैग के नतीजे में अमेरिका इस जंग में आता है, तो क्या ये वर्ल्ड वॉर 3 स्टार्ट होने का खदशा होगा? देखिए, मेरा ख्याल है कि ओवरऑल तो मैं हमेशा ही हर रोज़ सोचता हूँ कि अब दुनिया बड़ी महज़ब हो गई है,
पहले 2008 में गाजा में जो कुछ हुआ, फ़लस्तीनियों को मारा गया, जो फाइटर जहाज़ थे वो 2-2 टन के बॉम्ब ले जाते थे उस ज़माने में, अब 7-7 टन के बॉम्ब ले जाते हैं। 2025 में भी वही हुआ। फिर मेरा ऐसे जो वाक़यात होते हैं दुनिया में, उससे मेरा ईमान उठ जाता है कि नहीं, दुनिया महज़ब नहीं हुई। माइट इज़ राइट बचपन में पढ़ा था, वो आज भी वैलिड है। कपड़े अच्छे पहन लिए, अंदर से वही हैं। अंदर से वही है। सो देयर इज़ ए पॉसिबिलिटी कि फिर शायद अगर ज़्यादा एस्केलेट होती है तो रशिया या चाइना सिर्फ मीडिएशन के सेंस में पॉसिबली आ जाए। लेकिन अभी आप देख लें जिस तरह उनसे तवक्कुआत थी मुझे, जितनी इनकी मिलिट्री एग्रीमेंट्स है आपस में जो मैंने पढ़े हैं, उसके हिसाब से उनको आना चाहिए था। आना मतलब फिजिकल ना भी आए, हेल्प तो करना चाहिए था, वो नहीं किया उन्होंने। जिस तरह अमेरिका पॉलिटिकल दे रहा है, मॉरल दे रहा है, मिलिट्री दे रहा है, ट्वीट दे रहा है, सब कुछ तो फेवर में चल रहा है। अगर अमेरिका आता है और चीन या रूस मीडिएशन के लिए आते हैं तो फिर तो वर्ल्ड वॉर तो वो नहीं होगी, वो तो जी पॉसिबिलिटी। मैं ये कह रहा हूँ कि अगर इससे ज़्यादा एस्केलेट होती है तो इंस्टेड ऑफ वर्ल्ड वॉर मुझे लगता है कि फिर मीडिएशन लेवल पे और ज़्यादा एस्केलेट हो जाए। लेकिन वो रशियन प्रेसिडेंट और अमेरिकन प्रेसिडेंट की बात हुई तो उन्होंने तो व्लादिमीर पुतिन से कहा कि पहले यूक्रेन वाला मसला हल करें, आप फिर इस तरफ आइएगा। सारे यही चाह रहे हैं ना कि जब तक हम न्यूक्लियर के प्लांट इसका नहीं एलिमिनेट करते, लुक दी अदर साइड। ओके, इस तरफ देखना भी नहीं है, बाद में देखें। अच्छा, चाइनीज़ प्रेसिडेंट ने एक बयान में एक तो दोनों मुल्कों को डी एस्केलेट करने का कहा, और एक बयान में रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन ने ये कहा कि इन्हें नहीं आना चाहिए, और रशियन वजारत ख़ारजा ने भी कहा वरना ये न्यूक्लियर कैटास्ट्रॉफिक सिचुएशन होगी। तो आपको क्या लगता है कि किसी सूरत में चीन और रूस इकट्ठे जंग रुकवाने के लिए आ सकते हैं, या वो ऐसी कोई मिलिट्री हेल्प करें ईरान को, आइदर वो मिसाइल टेक्नोलॉजी हो, वो जहाज़ हों, वो कुछ ऐसा फ्राहम कर सकते हैं? देखिए, ये कोई वो नहीं होता कि ये कोई समझे कैसेट प्लेयर या म्यूज़िक सिस्टम नहीं होता कि मैंने आज आपको दिया, आपने बटन दबाया तो म्यूज़िक आना शुरू हो गया। ये वेपन्स ट्रेनिंग मांगते हैं, ये इंडक्शन मांगते हैं, ये इंटीग्रेशन मांगते हैं, फिर उस इंटीग्रेशन के बाद एम्प्लॉयमेंट मांगते हैं। आपकी स्किल डेवलप होनी चाहिए, आपको वॉर सिनेरियो के इसको इंटीग्रेट करना होता है। पाकिस्तान ने कैसा किया, जो 10 तारीख को जो की और 7 तारीख को जो जहाज़ मारे, तो उसमें रिफ्यूलर भी थे, उसमें हमारे एयरबोर्न अर्ली वार्निंग भी थे, जैमर्स भी थे, फाइटर जहाज़ भी थे, सरफेस टू एयर मिसाइल भी थे, इंटीग्रेटेड थे। ये नहीं होता कि आज आपको मैं भेज रहा हूँ सरफेस टू एयर तो कल से ये फायर करना शुरू कर दें। तो इस सूरत में तो नहीं हो सकता। मेरा नहीं ख्याल इतने शॉर्ट नोटिस पे ये को मिलिट्री की ऐसी हेल्प कर सकते हैं जो जंग का पासा पलट। ठीक है, इतने शॉर्ट होता नहीं है। ईरान के दोस्त कौन हैं जो इस वक्त उसको हेल्प आउट कर रहे हैं? 3H तो हैं ही, हिजबुल्लाह, हमास और हूसी। उनकी जो सिचुएशन पिछले 2 साल में हुई वो भी देख, वो तो है ही। इसके अलावा कौन है जो ईरान को हेल्प आउट कर रहा है? मेरा ईरान भी अपने आप से यही पूछ रहा होगा जो आप मेरे से पूछ रहे हैं। बिल्कुल ठीक है। इस सारी सिचुएशन में हम ज़रा इसको थोड़ा वाइंड अप करें, समेटें, तो इंडिया वो चाबहार पोर्ट के ऊपर इन्वेस्ट कर रहा था, और दूसरी तरफ हमने अभी डिस्कस किया कि इंडियन जो खुफिया एजेंट्स हैं वो मोसाद को वहाँ हेल्प आउट कर रहे हैं, और इंडिया सपोर्ट करने चला गया इसराइल को। वैसे भी वो बिलावल भुट्टो ने भी कहा था कि वो एक टीमू वर्जन है नेतन्याहू के। तो मुझे ये बताएं कि इस जंग के बाद या इसके दौरान भी इंडिया ज़्यादा नुकसान में होगा या ईरान? इन दोनों के आपसी जो ताल्लुकात हैं, इस सिचुएशन में, इस पिक्चर में आप इंडिया को कहाँ देखते हैं? मैं आपको आपके पिछले सवाल से लिंक कर लेता हूँ, जो आपने पिछले कहा कि इंडिया के दोस्त कौन से, मैं उनकी बात कर लेता हूँ ताकि आपको बेहतर मैं अपनी अंडरस्टैंडिंग दे सकूँ। देखिए, ज़्यादातर ईरान ने रिलाई किया था एक इराक पर, रशिया और चाइना तो हमने पहले बात कर, बिल्कुल ठीक, उनकी तो है ही है, एक इराक पर और एक हिंदुस्तान पर। हिंदुस्तान के वज़ीर आज़म ने क्या बयान देती हैं, इजरायली प्राइम मिनिस्टर क्या बात की है, उनका इंक्लिनेशन किस तरफ है, देयर इज़ नो रॉकेट साइंस। ठीक, इराक खामोश है, ऑलमोस्ट साइलेंट है, कोई ख़ास सपोर्ट नहीं मिल रही, सिर्फ ये कहा कि एयर स्पेस हम बंद कर देंगे, और कहा नहीं ना, वेस्ट को और इसराइल को कहा कि देखिए हमारी एयर स्पेस ना इस्तेमाल करें, कहने किया, और उनके पास कैपेसिटी भी तो नहीं। मेरा ख्याल है जब भी जंग बंद हो, तो जो मैंने पहले सवाल किया था कि ईरान खुद भी आजकल सोच रहा होगा, ईरान को जंग के बाद भी सोचना चाहिए कि उसने कैसे दोस्त चुने थे, और जो चुने थे फिर उनसे भी सवाल पूछना चाहिए कि हमने तुम्हें कैसे चुना। जनाब खालिद चिश्ती साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम। थैंक यू।